हेलो एवरीवन। हमने अभी तक एचआर का सारे स्टार्टिंग के पॉइंट्स नोट कर लिए हुए हैं। टैलेंट एक्विजिशन हमने लास्ट गो थ्रू किया था कि व्हाट इज़ टैलेंट एक्विजिशन एंड लाइक हाउ इट विल बी वर्किंग करंटली, राइट? टैलेंट एक्विजिशन कैसे काम करता है। सो टैलेंट एक्विजिशन के बाद आता है कैंडिडेट सिलेक्शन कि आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जान गए हैं, आप कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करना है वो हमारा मेन क्वेश्चन है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रोसेस होते हैं एंड पोजीशंस क्या होते हैं एंड हाउ इट इज़ वर्किंग, राइट? सो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि जब एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है कंपनी में, सो जो रिक्रूटर है वो मैक्सिमम रिस्क कम कर पाए, बिकॉज रिक्रूटमेंट अपने आप में एक रिस्की प्रोसेस है। आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो, वो प्रिडिक्ट करते हो आपकी वो फ्यूचर में अच्छा प्रोसेस लाइक परफॉर्मेंस देगा आपकी कंपनी के लिए। बट ये कंपलसरी नहीं है, या मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही ऐसा। बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है बट वो अच्छा परफॉर्मेंस ना दे। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर प्रिडिक्शन। आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हो कि वो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आपके लिए एसेट साबित होगा ऐसा। सो मैक्सिमम रिस्क कैसे कम कर सकते हैं वो हम जानेंगे। एंड कंपनीज जो होती है वो कैसे प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर कैंडिडेट्स की, वो कैसे जज करते हैं कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा फ्यूचर में परफॉर्मेंस देने वाला है या नहीं देने वाला। एंड क्राइटेरिया क्या होते हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। फिर हम सिलेक्शन मेथड्स देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि भाई हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उनकी वैलिडिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है एंड ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, वो सब हम जानेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसका रिस्क बताया हुआ है। सो आप नीचे साइड देख सकते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा फ्यूचर में रहेगा वो प्रिडिक्ट किया हुआ है, एंड साइड में एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो है। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव है, राइट नेगेटिव है, राइट पॉजिटिव है एंड फॉल्स नेगेटिव भी है। तो मैंने फॉल्स नेगेटिव को राउंड में किया है एंड फॉल्स पॉजिटिव को मैंने राइट राउंड में किया है। इसके पीछे रीज़न है। तो जैसे आप जान सकते हैं, लाइक देख सकते हैं यहाँ पे कि इस बॉक्स में जो परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट किया हुआ है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों हाई की तरफ है। तो ये जो कैंडिडेट है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एसेट है। मीन्स आप ऐसा समझिए कि एक रिक्रूटर ने एक कैंडिडेट को हायर किया, ये सोच के हायर किया कि उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई रहने वाला है, एंड वो कंपनी में आता है एंड उस टाइम के बाद भी उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत हाई रहता है। सो ये उस टाइप का कैंडिडेट है। तो जो प्रिडिक्ट किया है कंपनी ने परफॉर्मेंस वो भी राइट है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी पॉजिटिव है। सो इसलिए ये राइट एंड पॉजिटिव साइड आता है। फिर आता है फॉल्स एंड पॉजिटिव जिसको मैंने राउंड में किया हुआ है। सो ये क्या है? सो जो कैंडिडेट का कंपनी ने प्रिडिक्शन किया था वो बहुत हाई रखा था, लेकिन जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत लो है। सो ये जो है वो कंपनी के लिए एसेट नहीं है, बिकॉज जो उसका प्रिडिक्शन था उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। देन आता है राइट एंड नेगेटिव। मीन्स जिसको कंपनी ने मना कर दिया, मतलब कंपनी ने समझ लिया कि भाई इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उसने प्रिडिक्ट जो किया था वो अच्छा नहीं किया था एंड एक्चुअल में वो कैंडिडेट परफॉर्मेंस वाला था भी नहीं। सो उसको कंपनी ने मना कर दिया। सो इट्स अ राइट डिसीजन। ये राइट डिसीजन है, ये राइट डिसीजन है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस के लिए प्रिडिक्शन दिया था एंड वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिया कंपनी को। और यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया भाई इसको पर्सन को नहीं रखना है, एंड वो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला था भी नहीं। तो ये भी एक राइट डिसीजन है जो रिक्रूटर को लेना होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये एक रॉन्ग डिसीजन था जहाँ पे हमने कैंडिडेट को हाईली रेट किया बट वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। एक और सिनेरियो ये आ सकता है कि आपने उसको फॉल्स रेट किया हो। मीन्स आपको ऐसा लगा होगा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, बट वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला पर्सन था। मीन्स वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देवे ऐसा पर्सन था। सो ये एक रॉन्ग डिसीजन है जो कंपनी को बहुत इम्पैक्ट करने वाली है, और एक ये रॉन्ग डिसीजन है जो कंपनी को इम्पैक्ट कर रही है। बिकॉज ये जो पर्सन है वो
ज़ाहिर सी बात है अगर आप उसको नहीं रखोगे तो कोई और कंपनी रखेगी, एंड मे बी चांसेस है कि वो आपके जो कॉम्पिटिटर है वहाँ पे जाके रहे। सो वो आपको इन फ्यूचर जाके बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। सो एज ए रिक्रूटर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एंड जितना हो सके उतना रिस्क कम करना होता है। सो इसलिए मैंने राउंड किया था दोनों को कि यहाँ पे जो है वो रिक्रूटर में गलतियाँ करता है। देन आप देख सकते हो पोजीशंस, जॉब एंड एम्प्लॉय। अब पोजीशन एंड जॉब दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लाइक जॉब एक टाइप का हो सकता है, जैसे आप मान लो टीचर, तो टीचर का एक जॉब होता है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस अलग अलग होती है। कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई हायर सीनियर होता है। सो अलग अलग डेजिग्नेशन उनकी होती है, अलग अलग पोजीशन होती है। सो दोनों में डिफरेंस है, अनएम्प्लॉय होता है, राइट। सो आप ये चार्ट दे सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव, अपर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड, टीम लीडर, सीनियर, जूनियर। तो ये अलग 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 टाइप का ये जॉब फैमिली है, लाइक ये जॉब है। मार्केटिंग की जॉब होती है, R&D की जॉब होती है, प्रोडक्शन की होती है, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सब टाइप की जॉब्स, अलग अलग जॉब्स होती है, लेकिन सबकी एक पोजीशंस है। लाइक जूनियर मार्केटिंग है, सीनियर मार्केटिंग है, टीम लीड है, डिपार्टमेंट हेड होता है, अपर मैनेजमेंट में लोग जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में लोग जाते हैं, लाइक CEO वगैरह जो होते हैं, CMO वगैरह जो होते हैं वो। सो ये कि ये बनाया हुआ डेजिग्नेशन का आर्किटेक्चर। देन हम देखते हैं कि जो जॉब है, माइंस आपने किसी ने आपको दिया कि भाई ये पोजीशन आपको हायर करना है, तो आप उसका एनालिसिस कैसे करते हो, लाइक किस टाइप का बंदा चाहिए, वो कैसे प्रोसेस करना है, वो सब कुछ। तो आप सबसे पहले देखते हो क्रिटिकल इंसिडेंस क्या है। आप जिस भी पोजीशन के लिए पर्सन हायर कर रहे हो, उसमें मेन फैक्टर्स क्या है, लाइक किस टाइप का आपको बंदा चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ HR में, तो उसका मेन आप क्या उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो। मान लो आप रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई बंदे को रिक्रूटमेंट में अच्छा होना चाहिए, वो पेरोल में अच्छा होना चाहिए, वो एम्प्लॉय हैंडलिंग में अच्छा होना चाहिए। तो आप ये हो गए क्रिटिकल इंसिडेंट्स, लाइक वो रिक्रूटमेंट अच्छा करना चाहिए, पेरोल उसका अच्छा होना चाहिए, और वो एम्प्लॉय को अच्छी तरह जज करना चाहिए, उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गए इंसिडेंट्स। देन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं उसके लिए। तो रिक्वायरमेंट एक होना चाहिए कि भाई बहुत एग्रेसिव होना चाहिए वो रिक्रूटमेंट के तौर पे, कि भाई वो अच्छे कैंडिडेट को बहुत जल्दी पिकअप कर पाए। उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे से रिक्रूटमेंट वो कर पाएगा। पेरोल में उसका मैथमेटिकल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका पेरोल का, कंप्लायंस का। और एम्प्लॉय रिलेशन में भाई वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसका, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, यही होना चाहिए उसके पास। तो ये हो गए रिक्वायरमेंट्स। फिर आपके नीचे आता है मैजिक मोमेंट्स। आप ये होता है एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, आप अपने मैजिक मोमेंट्स बताते हो, अट्रैक्टिव एस्पेक्ट्स बताते हो कि भाई क्या क्या आपके पास एक्सपेक्ट मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें होती है, वो आप नोट डाउन करते हो। पहले तो आपने क्रिटिकल इंसिडेंट्स ढूंढे, फिर उसके लिए आपने रिक्वायरमेंट्स बनाए, फिर आपके पास अच्छी चीज़ें क्या है जिससे आप एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपने लिखे। फिर बनता है जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर से आप सिलेक्शन क्राइटेरिया चूज करते हो कि आप भाई आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए वो, और फिर एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन आप बनाते हो। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक रेस्टोरेंट को लिया हुआ है। अब जैसे मान लो कि जो क्रिटिकल इंसिडेंस है वो ऐसा है कि भाई रेस्टोरेंट है, पूरा क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं जो इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको कैसा पर्सन चाहिए। तो ऐसा फ्रेंड पर्सन जो बहुत फ्रेंडलीनेस हो, मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर का हो। तो ये आपका एक क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया कि भाई जो बंदा होना चाहिए वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप रिक्वायरमेंट में लिख दोगे कि भाई बंदा चाहिए हमको फ्रेंडली। फिर आता है गेस्ट कंप्लेंट अबाउट द इनएटिबल डिशेज। बहुत सारे ऐसे गेस्ट बहुत कंप्लेंट्स करते हैं, तो उनके लिए वो स्पीडी काम करे, मतलब जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर पाए, वैसा बनना चाहिए, तो आपने वो लिख दिया। फिर अ ड्रंकन ग्रुप ऑफ गेस्ट विद नो मनी इन देयर पॉकेट्स। तो नॉलेज, डायरेक्शन, बहुत सारे मतलब चीज़ें इसमें हैं, अलग अलग चीज़ें जिसमें आपको नॉलेज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, कूलनेस चाहिए, डिप्लोमेसी आनी चाहिए, उनके पास एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उसमें बनती है। अब देख सकते हैं कि रिलेवेंट कैंडिडेट डायमेंशन जो है इसमें, वो नॉलेज उसके बाद अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन, कॉम्पिटेंस, एटीट्यूड्स, टैलेंट, कॉन्टेक्ट, एज, जेंडर, लुक। ये सब चीज़ें आप ढूंढते हो। आप किसी भी कैंडिडेट को अगर हायर करते हो तो आप हमें क्या क्या चेक करते हो। तो एक तो आप नॉलेज चेक करते हो उसका कि उसका नॉलेज कैसा है,
उसकी पर्सनैलिटी देखते हो। अगर एक वेटर के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं तो उसका नॉलेज कैसा है उस फील्ड में, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोटिवेटेड है अपने जॉब को लेके कि नहीं है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, उसका एटीट्यूड्स क्या है, टैलेंटेड है या नहीं है, उसके कॉन्टेक्ट कितने अच्छे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो उसका एज, जेंडर वगैरह, लुक्स वगैरह आप देखते हो। अब वो सब आप पता कैसे कर सकते हो, तो ये रहे क्वेश्चंस। एजुकेशन उनका कितना है उस पर आप जज कर सकते हो, नॉलेज कितना होगा उसका। अपीयरेंस से पता चल सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इंटरव्यू से पता कर सकते हो उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। मोटिवेशन लेटर से पता चल सकता है कि मोटिवेशन उसके पास है कि नहीं है। रीजन टू अप्लाई, उसका रीजन क्या है अप्लाई करने के लिए, आपको पता चलेगा एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है। फिर सीवी से आपको उसकी कॉम्पिटिशन पता चल जाती है। फिर प्राइवेट एंगेजमेंट कितनी है उससे पता चल जाता है कि उसका एटीट्यूड कितना है। फिर फॉर्मल डेवलपमेंट टैलेंट पता चलता है, रेफरेंसेस से कॉन्टैक्ट पता चलते हैं, फोटो एंड अप्रेजल से पता चल जाता है आपको, एजेंडा लुक के बारे में पता चल जाता है आपको। फिर ये आता है रिक्रूटिंग फनल। एक फनल होता है, जैसे कोई एक रिक्रूटर है उसका एक प्रोसेस बना हुआ है, तो एक फनल बनाता है। आपको पता है फनल क्या होता है? जैसे आप मानो कोई कंपनी में एक अगर पर्सन सेलेक्ट होता है, उसके पीछे एक रिक्रूटर लगभग 20 से 30 40 इंटरव्यूज लेते हैं, उसके बाद एक बंदा फाइनल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री सिलेक्शन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, असेसमेंट सेंटर, जॉब एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड हुआ। सो बंदा जो है जॉब एक्सेप्ट करता है। सो पहले एप्लीकेशन आते हैं कंपनी में। सो प्री सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि लोग सीवी चेक करते हैं, जो एचआर वाले होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, वो सीवी चेक करते हैं। सो आप गैस करो कि वो सीवी चेक करने में कितना टाइम लगाते होंगे। ऑन एन एवरेज 11 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड मान के चलते हैं हम लोग, एवरेज ऑफ 15 सेकेंड्स में जज करते हैं कि वो जो सीवी है वो उनके काम का है या नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आप जो सीवी बनाते हो वो एकदम उस पोजीशन के रिलेवेंट सीवी बनाओ। एक सीवी बना लिया वो हर एक जगह अप्लाई करो, ऐसा काम नहीं होता। आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आप पहले रीड करो अच्छी तरह से। उस हिसाब से आप अपना सीवी रेडी करो। सो एक रिक्रूटर रिक्रूटर जो होता है वो पहले प्री सिलेक्शन करता है, एकदम फटाफट फटाफट सीवी देखता है कि भाई वो काम का है या नहीं है। जो काम के नहीं उनको रिजेक्ट करता है, जो काम के है उनको सेलेक्ट करता है। तो हमारा 10 सीवी देखता होगा तो उसमें से एक सीवी वो फाइनल करता होगा ऐसा। फिर उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता होगा। सो अगर दो, मतलब ये मैंने जनरली रखा हुआ है, अगर 2 या 3 या 4 इंटरव्यूज वो मतलब टेलीफोनिक लेता है तो उसमें से 1 या 2 बंदे को वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाता है ऑफिस में। वहाँ पे अगर 4 5 बुला रहा है तो उसमें से 1 या 2 फाइनल करता है। देन उसको उसको भेजते हैं असेसमेंट सेंटर में, जहाँ पे मतलब वो क्वेश्चनरी पूछते हैं, वो चेक करते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कॉम्पिटेंस कितनी है, वो सब कुछ। मान लो 4 या 3 कैंडिडेट गए, उसमें से एक एक आधा फाइनल होता है। एंड देन वो को दिया जाता है ऑफर, एंड वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लो अगर 5 को ऑफर देते तो मुश्किल से एक आधा वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप ये फनल देखते हो तो आप समझ लो कि प्री सिलेक्शन आपके पास कम से कम 100 से 150 सीवी अगर आती है तो जाके आपके पास एक कैंडिडेट फाइनल होता है। सो ये हो गया एक रिक्रूटमेंट का फनल, कि आप ऐसे फनल रेडी करते हो। सेल्स में भी फनल होते हैं कि अगर आप 20 30 कस्टमर का एक फनल बनाते हो तो वहां से एक आधा आपके पास फाइनल होता है ऐसा। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस, कि भाई प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपको मैंने बताया पहले से ही कि भाई क्राइटेरिया डिफाइन होता है, अप्रोप्रिएट टूल्स आप यूज़ करते हो उसके, उसको मतलब सीवीज मंगवाने के लिए उसको यूज़ करते हो। फिर रिजल्ट आप देखते हो कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, फिर डिसीजन आप लेते हो कि बस उसको बंदे को रखना है या नहीं है। एंड देन आप उसको डिसीजन कम्युनिकेट करते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो रिज्यूमे देखते हैं लोग, कॉग्निटिव टेस्ट लेते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, बायोग्राफिकल क्वेश्चनरी होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, असेसमेंट सेंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पोजीशन है उसका पहले रिज्यूम चेक करते हैं कि भाई रिज्यूम में वो बंदा हमारे लायक है या नहीं है, सारे चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार वो मैच हो गया तो वो लोग कॉग्निटिव टेस्ट, मतलब वो मेंटली कितना स्ट्रांग है पर्सन, उसको मेंटली कितना पावरफुल है वो चेक करते हैं। फिर फिजिकल टेस्ट होता है, बहुत सारे पोजीशन पे रिक्वायरमेंट होती है कि भाई वो फिजिकली बंदा फिट होना चाहिए, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो चेक करना होता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं वो। फिर बायोग्राफिकल टेस्ट लेते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं उनके, फिर असेसमेंट सेंटर होते हैं। एक बार आपका वो सीवी फाइनल करते हैं, मतलब एक बार आप फाइनल हो गए जॉब के लिए, फिर वो आपका रेफरेंस चेक करते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं,
लोग गूगल पे सर्च करते हैं आपके बारे में, भाई कैसा है, क्या है, सब कुछ। सब उसके बाद जाके सब कुछ आपका फाइनलाइज़ होता है। फिर ये आता है इंटरव्यू स्ट्रक्चर। इंटरव्यू में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सो कोई भी पर्सन इंटरव्यू देने के लिए आता है, फेस टू फेस इंटरव्यू, तो आप समझ सकते हो बहुत नर्वस होता है स्टार्टिंग में। लाइक सामने 4-5 लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो बहुत नर्वस होता है कि भाई मैं क्या बोलूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नर्वस होने के चक्कर में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये कंपनी के लिए लॉस है। वो इंटरव्यू से आप किसी को जज कर रहे हो, वो कंपनी के लिए लॉस है। क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट अगर वो नर्वस के कारण अगर वो बाहर हो जा रहा है, इट मीन्स वो जो आपको बेनिफिट कर सकता था वो आपसे चला जाता है ऐसा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर पर्सन आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो आप पहले उसके साथ इन्फॉर्मल टॉक करें। नॉर्मल बातचीत करें, भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ बात करके एकदम इजीली। उसको पहले फ्रेंडली अपना गेस्चर दिखाएं, उसको पहले फ्रेंड बनाएं, कूल डाउन करें, पहले उसको जो टेंशन है वो खत्म करें। उसके बाद उससे उसको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं कि भाई कंपनी क्या करती है, क्या है, कैसा है सब। उसके बाद से आप क्वेश्चंस पूछें उनसे, जो भी आपको पूछताछ करनी हो पूछ लिए क्वेश्चन उनसे। एंड देन बाद में आप उनसे पूछे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज के में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछ लिए, आपका हो गया, देन यू आर डन, ओके इंटरव्यू डन, ऐसा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैंडिडेट से भी पूछे कि भाई उनको कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना ना आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर अभी जो इंटरव्यूज है वो कैसे बोथ साइडेड होनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कंपनी को बहुत कुछ पूछना है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय को भी बहुत कुछ पूछना है कंपनी से। जैसे कि एक एप्लीकेंट है, वो क्या क्या पूछ सकता है, या फिर उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई आई एम इनवाइटेड। मतलब एक एप्लीकेंट का क्वेश्चन होगा ही सिंपल सा कि भाई मुझे क्यों आपने बुलाया, मतलब मेरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो जानने के लिए। फिर व्हाट कैन योर कंपनी ऑफर मी। चलो मैं तो आपको जो ऑफर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपकी कंपनी मुझे क्या ऑफर कर सकती है। आपको पता है आज के टाइम पे तो स्किल्स स्किल्ड एम्प्लॉय मिलना बहुत डिफिकल्ट है। कंपनीज में स्किल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इवन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो स्किल्ड एम्प्लॉय ढूंढना बहुत, लाइक कंपटीशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी के तौर पे क्या ऑफर कर सकते हो एम्प्लॉय को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट कैन योर कंपनी ऑफर मी, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय आर यू। पहले के टाइम क्या था कि कंपनी रेफरेंस चेक करती थी एम्प्लॉय का कि वो अच्छे से लास्ट कंपनी में काम किया है या नहीं किया है। आज के टाइम पे एम्प्लॉय भी चेक करते हैं कंपनी का कि भाई उनके पास एम्प्लॉय से जाके पूछताछ करते हैं, या फिर मतलब लिंक्डइन वगैरह या फिर कहीं से भी वो लोग क्वेश्चंस करते हैं भाई कि प्रॉब्लम जो पर्सन है उसने क्यों जॉब छोड़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना वहाँ पे, कैसा है, सब कुछ वो जान रखते हैं वहाँ से। फिर वो भी ये भी चेक करते हैं कि भाई उनका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। फिर फिर वो होता है, कैन आई अफोर्ड टू वर्क एट योर कंपनी, क्या मैं आपके वहाँ पे काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वो लोग पूछते हैं ऐसा। फिर एम्प्लॉयर जो पूछते हैं कि वाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों हो, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है ऐसा। व्हाट यू कैन डू फॉर अस, क्या कर सकते हो कंपनी के लिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। फिर वो सेम काइंड ऑफ होता है कि भाई व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स, व्हाट हैव द सेम स्किल्स, ऐसा। दूसरों से आप अलग कैसे हो, क्या क्या सेम स्किल्स है आपके पास, वो सब जानना है। एंड कैन वी अफोर्ड यू, कि भाई आपका जो पैकेज है वो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा। फिर आप देख सकते हैं कॉम्बाइंड इंटरव्यूज है। तो लाइक एक तो एचआर इंटरव्यू ले लेता है, फिर बाद में होता है जिसमें एचआर बैठते हैं, जो पर्सन चाहिए उसका मैनेजर बैठता है, टेक्निकल एक्सपर्ट बैठता है, एंड इंटरव्यू वाला बैठता है, ऐसा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेल्स वाले बंदे का इंटरव्यू है, तो उसमें कौन कौन बैठेगा। तो एचआर तो बैठेगा ही बैठेगा, बिकॉज वो जो बैठा है वो चेक करने के लिए बैठा हुआ कि भाई बंदा कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, नहीं है ऐसा, मोबिलिटी कैसा है, वो चेक करने के लिए। फिर उसका जो सेल्स का मैनेजर होगा वो बैठेगा जिसके अंडर में वो काम करने वाला है। और एक बंदा ऐसा बैठा है जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेक्निकल सेल्स के लिए बंदा हायर हो रहा है, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीन टाइप के बंदे बैठेंगे, तो उसमें जो
एचआर है वो मोटिवेशन जानने के लिए बैठेगा, मोबिलिटी जानने के लिए बैठेगा कि वो कम्युनिकेट कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सब कुछ। मैनेजर इसलिए बैठा है कि वो जानेगा भाई इसके अंदर टीम में काम करने की एबिलिटी है या नहीं है, लीडरशिप है या नहीं है। और जो टेक्निकल पर्सन होगा वो उसका सिंपल से एक ही काम है कि वो जानेगा कि भाई इसके पास टेक्निकल स्किल्स है या नहीं है, टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। सो इस हिसाब से जाके इंटरव्यू का जो पैनल है वो काम करता है। सो ये बेसिकली छोटा सा ओवरव्यू था कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में कि हाउ इट्स वर्किंग। सो हमने अभी तक नॉर्मली एचआर ओवरव्यू कर लिया हुआ है, एंड वहाँ उसके बाद से हमने स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग देखा था, फिर हमने टैलेंट एक्विजिशन देखा था, एंड हमने अभी कैंडिडेट सिलेक्शन देखा हुआ है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा। बाकी आप हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जॉब अपडेट आते रहते हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो। थैंक यू।